नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की तरफ से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों को ही वॉर फैटिग हुआ है और अब दोनों ही इस वॉर को ज़्यादा लंबे दिनों तक खींचना नहीं चाहते। वेस्टर्न पावर्स भी यही चाहती हैं कि ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस वॉर में बहुत ज़्यादा हथियार और पैसा जो है उनका लग चुका है और वो भी नहीं चाहते कि ये वॉर बहुत लंबा खींचे। और वैसे भी पूरी दुनिया का ध्यान अब इजराइल और हमास वॉर पर है। कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि रशिया इस वॉर को अगर यूक्रेन पीस टॉक्स पर नहीं मानता या कहीं पर ज़िद पर अड़ जाता है, किसी कंडीशंस को सामने रखता है, तो उस केस में रशिया यहाँ पर अमेरिकन स्टाइल में इस वॉर को ख़त्म कर सकता है। अमेरिकन स्टाइल का मतलब है जैसा कि अमेरिका ने जापान के साथ किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में, जब जापान ज़िद पे अड़ा था और सरेंडर नहीं कर रहा था, तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिरा करके इस वॉर को एंड किया। तो कुछ इसी स्टाइल में रशिया भी हो सकता है कुछ छोटे न्यूक्स का, जिनको हम बोलते हैं टैक्टिकल न्यूक्स, तो टैक्टिकल न्यूक्स का इस्तेमाल करके इस वॉर को ख़त्म कर सकता है। और इसके सबूत बहुत समय लंबे टाइम से रशिया दे भी रहा है, क्योंकि रशिया लगातार हमेशा ही कहता रहा है कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मैं उन सभी का इस्तेमाल करूंगा इस वॉर को जीतने के लिए। और रशिया की जो न्यूक्स ले जाने वाली, टैक्टिकल न्यूक्स ले जाने वाली जो मिसाइल है, जिसको स्कंदर मिसाइल बोलते हैं, वो भी लगातार बॉर्डर एरियाज़ पर देखी गई है। कई बार उसको फायरिंग भी हुई है यूक्रेन के ऊपर। तो हालांकि वो अब तक कन्वेंशनल वेपन्स को ही लेके जा रही थी, हो सकता है किसी दिन वो न्यूक्लियर वेपन को भी लेकर के जाए, क्योंकि रशिया के लिए कुछ भी ऐसा कहना कि ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, बट रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये वॉर ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, बट अभी 2 साल होने जा रहे हैं इस वॉर को। तो रशिया के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता जिसके लिए हम कहें कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इन टैक्टिकल न्यूक्स का इस्तेमाल अब रशिया यहाँ पे कर सकता है। अब जब टैक्टिकल न्यूक्स की बात आती है, न्यूक्लियर वॉर की बात आती है, तो दुनिया में से सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट होता है न्यूक्लियर वॉर का, वो इजराइल हमास, इजराइल ईरान, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, या रशिया यूक्रेन नहीं है, बल्कि इंडिया पाकिस्तान होता है। और हमेशा अभी तक ये देखा गया कि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ जाना, वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जैसा कि हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम में भी उड़ती उड़ती कुछ खबरें थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करना चाहता है। तो भारत और पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा हीटेड न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अब पाकिस्तान ने काफ़ी सालों से एक गाना गाना शुरू कर दिया है कि उसके पास न्यूक्लियर बम है छोटे छोटे। आपको याद होगा पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं जिनकी फ़ोटो ये है, इनका नाम है शेख रशीद। ये पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर थे इमरान खान सरकार में, और ये कहते थे हमारे पास पाओ पाओ के आधा किलो के भी न्यूक्लियर बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे और मुसलमानों को छोड़ देंगे। अब जाहिल आदमी है, इसकी जहालत का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट बंदे ने बात थोड़ी सी सही कही थी। इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जिनको हम बोलते हैं टैक्टिकल न्यूक्स। तो आज के हमारे इस सेशन में हम इसी टैक्टिकल न्यूक्स के बारे में जानेंगे कि पाकिस्तान कैसे इन टैक्टिकल न्यूक्स को इस्तेमाल करना चाहता है भारत के खिलाफ, और भारत की कोल्ड स्टार्ट की जो डॉक्ट्रिन है वो क्या कहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इन टैक्टिकल न्यूक्स को डेवलप किया। हम ये भी देखेंगे कि भारत को इस टैक्टिकल न्यूक से बचने के लिए भारत क्या कर रहा है, और भारत की आगे की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो इन टैक्टिकल न्यूक्स के अगेंस्ट भारत ने क्या क्या चीज़ें तैयार की हुई हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम इसी चीज़ को जानेंगे। 2002 के अंदर जब इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने अटैक किया, तो उस समय में इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना कि भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने उस समय सोचा था। हालांकि ऑपरेशन पराक्रम के बारे में मैं किसी और दिन आप लोगों को बताऊंगा कि ऑपरेशन पराक्रम क्या था और इसमें क्या कमी रह गई। 2004 आते आते इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पराक्रम की कमियों से सीखते हुए यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन को लॉन्च किया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट की डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडियन आर्मी की 8 डिविजन्स, जिनको इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बोला जाता है, वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान के साथ लड़ सकती हैं, जो कि लगभग 72 से 96 आवर्स की होंगी। और इस शॉर्ट ड्यूरेशन कन्वेंशनल वॉर में इंडियन आर्मी लगभग 80 से 90 किलोमीटर के जो पाकिस्तानी टेरिटरी है उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगी डिस्पाइट्स ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन। सो इस पूरे वॉर के अंदर जो इंडियन आर्मी है उसको एयर सपोर्ट होगा, उसके पास टेक्टिकल सपोर्ट होगा, और जो
अटैक होगा वो इतना फियर्स होगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट ना कर पाए। तो ये पूरी डॉक्ट्रिन 2004 में फर्स्ट टाइम सरफेस की गई। हालांकि 2004 के बाद कभी हाँ कभी ना ऐसे करते करते 2014 तक इस बात को बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं कहा गया कि इंडियन आर्मी कुछ इस तरह की डॉक्ट्रिन पे काम कर रहा है। बट हालांकि 2014 मोदी गवर्नमेंट आने के बाद मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के थ्रू भी ये बात कही जाने लगी कि हाँ हम एक ऐसी डॉक्ट्रिन के ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इस बीच में लगातार इस डॉक्ट्रिन को लेकर के अपनी जो वर्किंग थी वो लगातार शुरू कर चुका था। 2011 में उन्होंने एक मिसाइल टेस्ट करते हैं वो, जिसका नाम था हफ्त 9 और जिसको बोला जाता है नसर। ये मिसाइल एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड 60 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको रोड मोबाइल 42 प्लेटफॉर्म के थ्रू भी लॉन्च किया जा सकता है। अब पाकिस्तान ने यहाँ पर इसके पेलोड को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर बताया कि एक न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम है, बट बाद में जब एनालिसिस ने इसको एनालाइज किया तो ये पाया कि इसका जो वॉरहेड है उसमें लगभग 2 से 4 किलोटन के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ले जाने की कैपेसिटी है। यानी कि ये मिसाइल जो है वो टैक्टिकल न्यूक्स को ले जाने की कैपेबिलिटी रखती है। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तान की आर्मी ने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत की जो कोल्ड स्टार्ट की जो डॉक्ट्रिन है उसके खिलाफ हमने यहाँ पर फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस अचीव कर लिया है। पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जिनका नाम था खालिद किदवई, उन्होंने तो इसको वेपन ऑफ पीस कहा और बोला कि ये जो वेपन है, ये जो टैक्टिकल न्यूक्स को ले जाने का जो डिलीवरी सिस्टम है उसने कोल्ड स्टार्ट की जो डॉक्ट्रिन है उसको पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया है। हालांकि ये सब मुंगेरी लाल के ख्वाब हैं और कैसे हैं ये मैं आगे इस वीडियो में प्रूव करूंगा, बट पहले ही जान लेते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्स होते क्या है। न्यूक्लियर वेपन को उसकी एक्सप्लोसिव यील्ड यानी कि उनके ब्लास्ट में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है उसके बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला होता है स्ट्रेटेजिक न्यूक्स और दूसरा होता है टैक्टिकल न्यूक्स। स्ट्रेटेजिक न्यूक्स वो न्यूक्स होते हैं जो कि पूरी सिटी को ब्लास्ट करने के लिए, पूरे शहरों को, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी कह सकते हैं उस समय में वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्स थे क्योंकि उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह बर्बाद कर दिए थे। बट अगर आज की कंडीशन में हम बात करें तो 1000 टन से ज़्यादा के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो सारे जो हैं वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आते हैं टैक्टिकल न्यूक्स। टैक्टिकल न्यूक्स का मतलब है ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो किसी स्पेसिफिक टारगेट को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होगी, बैटल टैंक्स हो गए, कोई ऐसी पर्टिकुलर डिपो हो गया मिलिट्री का, या फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक टारगेट्स, छोटे टारगेट जिनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन वेपन्स को भेजा जाता है। और इन वेपन्स का जो मास होता है वो जनरली 0.1 किलोटन से लेकर के 1000 किलोटन के बीच में होता है। और जनरली लगभग 15 किलोटन का जो बॉम्ब है उसको टैक्टिकल न्यूक की कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे कि हिरोशिमा में जो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था वो लगभग 15 किलोटन का बॉम्ब था, तो वो भी एक तरह का टैक्टिकल न्यूक था आज के सेंस में। तो इस तरह के छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बोला जाता है टैक्टिकल न्यूक्स। अब हम आते हैं पाकिस्तान की उस अजम्पशन पे जहां वो ये मानता है कि उसने भारत की जो कोल्ड स्टार्ट की डॉक्ट्रिन है उसको इन वेपन्स, इन टैक्टिकल न्यूक्स के थ्रू न्यूट्रलाइज कर लिया है। देखिए, पाकिस्तान या तो बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक है या वो कुछ चीज़ों को यहाँ पर नज़रअंदाज कर रहा है। पहली चीज़ जो वो यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा है कि जब वो इस तरह का कोई अटैक लॉन्च करेगा तो इंडियन जो फोर्सेस हैं वो उसके लिए पहले से तैयार नहीं होंगी। देखिए, इंडिया ने पास्ट में और प्रेजेंट में भी हमेशा ये प्रूव किया है कि पाकिस्तान से इंडिया स्ट्रेटेजिकली एटलीस्ट हमेशा सुपीरियर रहा है। इंडियन जनरल जो है वो पाकिस्तानी जनरल से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और हमने पाकिस्तान को बहुत बार बेवकूफ़ भी बनाया और अच्छी खासी वॉर्स में उसको पटकनी भी दी है। तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली और प्लानिंग वाइज तो इंडिया से जीत नहीं सकता। तो पाकिस्तान यहाँ पर ये एज्यूम कैसे कर सकता है कि जब हमें पता है कि उसके पास नसर डिलीवरी सिस्टम है, हमें पता है उसके पास टैक्टिकल न्यूक्स है, हमें पता है कि वो फुल फ्लेज एक न्यूक्लियर स्टेट है, और डिस्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दीज थिंग्स हम अपने जब बैटल टैंक्स वहाँ पर उतारेंगे अपनी पैदल सेना के साथ तो हम उनको न्यूक्लियर बॉम्ब प्रूफ नहीं बनाएंगे। हमारे ज़्यादातर जो बैटल टैंक्स हैं वो ऑलरेडी केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर जो अटैक है उसको सहने में सक्षम है। और अगर कोई कमी रह भी जाएगी तो हम इन चीज़ों को पहले से ही अपने सिस्टम में डाल के, अपनी प्लानिंग में डालकर चलेंगे कि अगर पाकिस्तान इस तरह के कोई न्यूक्स को इस्तेमाल करता है तो व्हाट वुड बी द प्लान।
हम क्या करने वाले हैं आगे, हमारे जो पर्सनल्स हैं, हमारे जो वहाँ पर जो भी बंदे होंगे, जो भी आर्मी कमांडर्स होंगे, उनको हम स्पेशल ट्रेनिंग देंगे कि इस सिचुएशन में वहाँ पर क्या करना चाहिए। तो एक तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान भारत को यहाँ पर हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। सेकेंड एजम्पशन, मान लीजिए पाकिस्तान ने इस तरह के न्यूक्स को इस्तेमाल किया और भारत रेडी नहीं था इस तरह के किसी भी अटैक के लिए। भारतीय सेना के जब आर्मर्ड व्हीकल और स्पेशली टैंक्स जब पाकिस्तान में एंटर करेंगे इस तरह के किसी अटैक में, तो वो दो जगह से यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं अपना अटैक। एक तो हो गया राजस्थान और एक हो गया पंजाब। राजस्थान में पूरा का पूरा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहाँ पर किसी भी ओपन टेरेन है और टैंक्स वहाँ पर ओपन टेरेन पे बहुत तेज़ी से बहुत स्विफ्टली मूव करते हैं। नसर डिलीवरी सिस्टम जिसमें 2 से 4 किलो टन का वॉरहेड जो है वो ले जाया जा सकता है। ये कोई प्रिसीशन गाइडेड वेपन नहीं है, इसको पहले बताना पड़ेगा कि जो टारगेट है वो कहाँ है, क्योंकि पाकिस्तान किसको टारगेट करेगा सबसे पहले, वो हमारी जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो हमारे आर्मर्ड जो बटालियंस हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश करेगा। और जब वो उनको टारगेट करने की कोशिश करेगा तो उसको हर एक टैंक को जो है वहाँ पर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि हमारे टैंक्स जो है, अगर वो राजस्थान में उसको राजस्थान के थ्रू हम एंटर करते हैं डेजर्ट के थ्रू, तो डेजर्ट में उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। सेकंड केस, अगर मान लो हम अटैक लॉन्च करते हैं पंजाब से, अज्यूम कर लो पंजाब से अटैक लॉन्च करते हैं, तो पंजाब में ज़्यादातर जो एरिया है वो रिवराइन एरिया है, यानी कि जो नदियों के थ्रू वहाँ पर एरिया है, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो हमारा हो सकता है वहाँ पर जो अटैक है वो स्लो पड़ जाए, और स्लो पड़ेगा तो पाकिस्तान अपने ड्रोन्स के थ्रू या फिर सैटेलाइट के थ्रू हमारी लोकेशन पता कर सकता है। बट उसमें भी कंडीशन ये है कि हमारे जो टैंक्स हैं अगर वो मैनूवर करें, और जो ड्रोन्स को जो उससे जो बचाव के लिए जो हमारे पास कवर्स हैं, अगर हम उनको वहाँ पे इस्तेमाल करें तो भी पाकिस्तान हमें ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। मान लीजिए ट्रैक कर भी लेता है और वहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्स छोड़ता है, तो पाकिस्तान का जो एरिया भारत के साथ लगता हुआ है, स्पेशली पंजाब में, टैक्टिकल न्यूक्स पाकिस्तानी बॉर्डर पर जब इस्तेमाल होंगे तो पाकिस्तान के लोग भी बॉर्डर पर रहते हैं और भारत के लोग भी वहाँ पर रहते हैं। तो उस केस में जो सिविलियन कैजुअलिटी है भारत की कम होगी, पाकिस्तान की ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को पाकिस्तान को सोच के चलना चाहिए कि अगर वो टैक्टिकल न्यूक्स को इस्तेमाल करता है पंजाब में, तो भी वो उस तरह से हमें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर होंगे। हालांकि थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होगा पाकिस्तान को यहाँ पे, क्योंकि हमारी मूवमेंट उतनी फास्ट नहीं होगी पंजाब से जितनी हम राजस्थान से कर सकते हैं। अब हमें पता है ये बात, तो हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो पंजाब से जाएंगे, हम तो राजस्थान से ही कोशिश करेंगे जाने की। थर्ड केस सिनेरियो, मान लीजिए पाकिस्तान हमें ट्रेस भी कर लेता है और वो देख लेता है कि हमारे बैटल टैंक्स कहाँ हैं, उसके ड्रोन्स देख लेते हैं कि हमारे बैटल टैंक्स कहाँ हैं, और वो एक अटैक लॉन्च करता है यहाँ पर। तो इस केस में भी ये है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, यानी कि जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं, वो 2 से 4 किलो टन के हैं। और जो हिरोशिमा पे गिरा था, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 15 किलो टन का एक न्यूक्लियर बम है। तो 15 किलो टन का जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो लगभग 10 से 12 टैंक का जो एक फॉर्मेशन होता है, और एक फॉर्मेशन लगभग उसके बीच में जब बैटल ग्राउंड में टैंक मूव करता है तो 300 मीटर के आसपास का रेंज एक टैंक से दूसरे टैंक के बीच में नॉर्मली होता है। अगर 300 मीटर का रेंज 2 टैंकों के बीच में है और इंडिया ने लगभग लेट्स से 1000 टैंक वहां पर लॉन्च कर दिए, क्योंकि हमारे पास तो 5000 टैंक से ज़्यादा है। तो मान लीजिए हम इस अटैक में अपने 1000 टैंक उतार देते हैं और हमने 1000 टैंक यहाँ पर लॉन्च किए, तो पाकिस्तान को यहाँ पर सिर्फ 10 से 12 टैंकों को डिस्ट्रॉय करने के लिए 15 किलो टन का एक न्यूक्लियर बम चाहिए। और एक 15 किलो टन का न्यूक्लियर बम 10 से 12 को टारगेट करेगा। तो आप सोचिए जो 2 या 4 किलो टन का न्यूक्लियर बम है वो तो शायद कितना करेगा, 2-3 टैंकों को ही बर्बाद कर पाएगा। और इस केस में पाकिस्तान को अगर 1000 टैंक यहाँ पर हमारे डिस्ट्रॉय करने हैं, तो पाकिस्तान को 15 किलो टन के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनको करीबन 80 से 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऐसे चाहिए 15 किलो टन के, जो कि 1000 टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकें।
और आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको फिजाइल मटेरियल बोलते हैं, उतना उसके पास है कि वो इतने सारे न्यूक्स को बना सके। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्स हैं। मान लीजिए वो हाई यील्ड के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और उनको अगर हम थोड़ा फिजाइल मटेरियल भी करते हैं, यानी कि उसकी क्वांटिटी भी डिक्रीज करते हैं, तो लगातार इस तरह की मिसाइल्स बनाना पाकिस्तान के लिए इन दैट बैटल सिनेरियो इज़ नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान अगर ऐसा अटैक लॉन्च भी कर देता है तो भी वो इंडिया की जो फर्स्ट वेव है, यानी कि उसके जो 1000 टैंक हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। उसके बाद हम 1000 और भेज सकते हैं, हमारे पास तो 5000 टैंक हैं। और लगातार हम टैंकों की जो संख्या है वो हर साल दर साल बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हमारा जोरावर टैंक आने वाला है, तो इस तरह के टैंक रेजिमेंट्स में हम नए एडिशंस करते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जो टैक्टिक न्यूक्स हैं, वो हमारी टैंक रेजिमेंट को इस तरह के सिनेरियो में डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। तो तीनों एजम्पशंस में कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। अब इसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर इस मिसाइल को, यानी कि नसर मिसाइल को, भारतीय सेना के अटैक को न्यूट्रलाइज करना है तो इस मिसाइल को बॉर्डर एरिया के आसपास कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ 60 किलोमीटर है। और जब भी भारतीय सेना ऐसा कोई अटैक लॉन्च करेगी तो वो ये कोशिश ज़रूर करेगी कि वो इस मिसाइल को पहले से ही लोकेट करके न्यूट्रलाइज कर दे, अपने एयरक्राफ्ट के थ्रू या अपने ड्रोन्स के थ्रू। इवन हमारे पास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसका नाम है पिनाका, तो उसकी रेंज भी लगभग 70 किलोमीटर है, इसकी रेंज से ज़्यादा, तो हम उसके थ्रू भी इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम इस मिसाइल सिस्टम को पहले ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं ये सारी एजम्पशन जो हमने अभी यहाँ पर एज्यूम की हैं, वो मान लेते हैं सारी पाकिस्तान की तरफ से सच हो गई, और पाकिस्तान ने जो यहाँ पर अटैक भारत के ऊपर लॉन्च किया टैक्टिकल न्यूक्स के थ्रू, वो सक्सेसफुल भी हो गया। भारत की जो पहली वेव है पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर ली गई, भारत के जितने टैंक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और भारत का ये जो प्लान है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का, वो पूरी तरह पहली वेव के अंदर फेल हो गया। अब यहाँ पर भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए, भारत जब न्यूक्लियर अटैक की बात आती है तो भारत हमेशा ये कहता है कि हमें किसी टैक्टिकल न्यूक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट यूज़ तो करने नहीं जा रहे। हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करेगा, अगर चाहे 1 किलो टन का ही क्यों ना हो, तो हम यहाँ पर मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। और मैसिव रिटेलिएशन का मतलब है हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक न्यूक्स को छोड़ेंगे, यानी कि 1000 किलो टन से ज़्यादा का न्यूक्लियर बॉम्ब जो पूरे के पूरे शहरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर भारत के ऊपर कभी ऐसा हुआ, कोई भी न्यूक्लियर अटैक हुआ किसी भी तरह का, चाहे छोटा, बहुत छोटा, आधा पाव का, आधा किलो का, तो उसके अगले दिन पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से मिट चुका होगा। तो ये भारत हमेशा इस अपने स्टैंड पर फर्म है कि हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे, और मैसिव रिटेलिएशन ही पाकिस्तान के जो टैक्टिक न्यूक्स को यूज़ करने की जो वो हरकत करना चाहता है, वो चाहता है कि ये डेयरिंग करें कि भारत के ऊपर एक टैक्टिकल न्यूक से हम हमला कर दें। तो ये जो मैसिव रिटेलिएशन की जो हमारी थ्योरी है वो ही पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए रोकेगी, क्योंकि अगर स्टार्ट हुआ किसी भी तरह का इस तरह का वॉर, तो हम कोई टैक्टिकल न्यूक्स को इस्तेमाल नहीं करने जा रहे, हम कोई छोटा मोटा न्यूक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बड़ा वाला न्यूक्स इस्तेमाल करेंगे, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो जाए। हालांकि ऐसा हो सकता है कि भारत इस तरह की चीज़ करे और उसके बाद पाकिस्तान जो है सेकंड स्ट्राइक भारत के ऊपर लॉन्च करे, पर पाकिस्तान जब सेकंड स्ट्राइक लॉन्च करेगा उससे पहले ही पाकिस्तान का जो लैंड एरिया है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका होगा। पाकिस्तान हो सकता है सबमरीन से करे, उस केस में भी हमारे पास प्रोटेक्शन है, क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों से लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम हो, अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम हो, या रशिया से जो अभी हमने लिया है S-400 हो, इन सभी को हमने पिछले कुछ सालों में अपने एयर डिफेंस शील्ड में इनकॉर्पोरेट किया है। और DRDO भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हमारे जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है, स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर जो हमारी इंटरसेप्शन रेट है उसको हमने हाई करते करते 99.8% तक हमने
उसको अचीव कर लिया है। यानी कि अगर कोई मिसाइल आती है तो उसको इंटरसेप्ट करने की जो रेट है हमारी वो 99.8 है। मान लीजिए इतनी भी नहीं है, ऐसे कम भी है, तो भी हमारे पास बहुत स्कोप है कि पाकिस्तान अगर कोई सेकंड स्ट्राइक अगर कर पाता है, उसकी कैपेबिलिटी इतनी बचती है, उसकी कोई नेवी की शिप में या किसी सबमरीन के थ्रू वो सेकंड स्ट्राइक अगर इंडिया पे करता है तो वहाँ पर भी हमारे पास बचने के ऑप्शंस हैं। बट पाकिस्तान इंडिया का जो मैसिव रिटेलिएशन है उससे कैसे बचेगा, ये पाकिस्तान को सोचना जरूर चाहिए। इस सब में एक क्वेश्चन और उठता है, वो है कमांड एंड कंट्रोल का। कमांड एंड कंट्रोल का मतलब है कि अगर कोई इस तरह का अटैक होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया कोई इस तरह का अटैक लॉन्च करता है पाकिस्तान की तरफ, तो उस केस में इन टैक्टिकल न्यूक्स का जो कमांड एंड कंट्रोल है वो किसके हाथ में होगा, किसी पॉलिटिकल पर्सन के हाथ में या फिर लोकल एरिया कमांडर के हाथ में। मान लीजिए वो पॉलिटिकल पर्सन के हाथ में होता है तो उस केस में भी दो सिनेरियोज होंगे। पहला कि अगर वो पॉलिटिकल पर्सन के हाथ में है तो हो सकता है उस केस में पॉलिटिकल पर्सन इतनी जल्दी स्विफ्टली एक्शन ना ले पाए, और अगर उसने यहाँ पर एक्शन लेने में लेट किया, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करते हैं, इससे पूछेंगे उससे डिस्कशन करेंगे, आर्मी को इन्वॉल्व करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर आएगा, तो इस सब डिस्कशन में इस सब में टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इंडिया जब भी इस तरह का अटैक लॉन्च करेगा तो वो बहुत स्विफ्टली करेगा, तो वो पाकिस्तान को रिटेलिएट करने का या इस तरह की किसी चीज़ का मौका नहीं देगा। तो उस केस में क्या इफेक्टिवली इन टाइम ये डिसीजन लिया जा सकेगा? और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो भारत से इन दिनों तो काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि भारत ने, आपने देखा ही होगा जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के क्या बयान आ रहे थे कि उनकी कापे टांग रही थी, टांगे नहीं काँप रही थी, कापे टांग रही थी, उनके माथे पर पसीना आ रहा था। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सुनने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा केस होता है तो फिर पाकिस्तान का जो लीडरशिप है वो किस तरह का फैसला सही समय पर ले पाएगा, इस पर डाउट है। सेकंड केस, अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉलिटिकल पर्सन को ही डिसाइड करना है, लोकल एरिया कमांडर को ही वो परमिशन देगा कि हाँ भाई आप न्यूक्स को इस्तेमाल कर लीजिए, तो इंडिया कोशिश करेगा कि वहाँ पर जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं उनको डिस्टर्ब किया जाए। और ऐसा वॉर्स में होता है कि कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, किसी एरिया की जो यूनिट्स हैं उनका जो कम्युनिकेशन है वो ठप कर दिया जाता है, तो वो अपने कमांडर्स से जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर पाते। तो उस केस में कौन ऑथोराइज करेगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लॉन्च करना है या नहीं करना है? सेकेंड सिनेरियो, अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पर्सन के हाथ में नहीं है, किसी लोकल एरिया कमांडर के हाथ में है, तो यहाँ पर भी दो बातें होंगी। पहली बात ये है कि वो जो पर्सन है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी में बहुत बार हुआ है कि जो पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। हो सकता है वो इस न्यूक्स को किसी अदर टेररिस्ट ग्रुप को सेल आउट कर दे, तालिबान को दे दे, या किसी को भी दे सकता है, अफगानिस्तान को दे सकता है। तो इस तरह की सिनेरियोज हमेशा होते हैं पाकिस्तानी आर्मी में, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड केस, मान लीजिए इंडिया ने अभी रिटेलिएशन नहीं किया है, अभी अटैक लॉन्च नहीं किया है, तो उस केस में पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी है इंडिया के ऊपर, यानी कि पहले से ही इंडिया के शुरू करने से पहले ही उसने वहाँ पे न्यूक्स जो है लोकल एरिया कमांडर ने इंडिया के ऊपर लॉन्च कर दिए। तो उस केस में जो स्टार्ट है वो पाकिस्तान की तरफ से हो जाएगा और इंटरनेशनली प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर उस केस में बहुत होगा, क्योंकि फिर इंडिया मैसिव रिटेलिएट करेगा, क्योंकि फिर इंडिया का वहाँ पर रोल ये हो जाएगा कि मैंने किसी तरह का एग्रेशन नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने ये वॉर शुरू किया है बाय लॉन्चिंग अ न्यूक्लियर वेपन। तो उस केस में भी प्रॉब्लम है। तो ये कमांड एंड कंट्रोल भी पाकिस्तान के फेवर में होगा उस समय, ये बहुत डाउट का केस है। एट लास्ट पाकिस्तान की जो टैक्टिक न्यूक्स हैं वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बड़ा सरदर्द है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मान लीजिए ऐसा कोई स्ट्राइक होती भी है और पाकिस्तान कोई ऐसा न्यूक्लियर स्ट्राइक करता भी है हमारी फोर्सेस के ऊपर, तो उसका रेडिएशन का असर पाकिस्तान में भी होगा, और पाकिस्तान में विंड जो है वो अरब सागर से ऊपर की तरफ चलती हैं, तो वो रेडिएशन कितनी जल्दी किस एरिया तक पहुंचेगा या पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा इंडिया को यहाँ पे ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कभी भी कोई दुश्मन के खेमे में कोई डेवलपमेंट होती है, कोई नया वेपन आता है, कोई नई चीज़ ऐड ऑन होती है, तो उसको स्ट्रेटजी में हमेशा हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो भारत ने भी ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें इंक्लूड की होंगी, भारत ने सारे सिनेरियोज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन की होगी। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस
वॉर को जीतने के लिए, यानी कि उस कोल्ड स्टार्ट की शॉर्ट ड्यूरेशन कन्वेंशनल वॉर को जीतने के लिए हमें ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। तो इस तरह से भारत को हर एक पहलू को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इंक्लूड करना चाहिए, अपने सिस्टम्स को लगातार टेस्ट करते रहना चाहिए, जैसा कि हमने उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में किया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक के थ्रू हमने एयर के थ्रू अपने सिस्टम्स को टेस्ट किया, फिर ब्रह्मोस मिसाइल का जो मिसफायर हुआ था वहाँ पर हमने कुछ टेस्टिंग की, और इसी तरह के मिसाइल के मिसफायर नेवल शिप से और सबमरीन से भी हो ही सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही। तो ये था पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूज़ का एक छोटा सा विश्लेषण, कुछ सिनेरियोज, कुछ पॉसिबिलिटीज़, और यहाँ पर पाकिस्तान को थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि जैसे शेख चिल्ली की कहानी थी ना, कि एक अंडा खरीदूंगा, उससे एक मुर्गी निकलेगी, वो मुर्गी 10 अंडे देगी, फिर 100 मुर्गियाँ होंगी, फिर मैं पोल्ट्री फार्म खोलूँगा, फिर मैं आमलेट किंग बन जाऊँगा। तो इस तरह के ख्वाबों से थोड़ा सा बचना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।